हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपनी चैनल एग्रीटेक में। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज केमिस्ट्री का लास्ट सब्जेक्ट जो कि आप जानते हैं पॉलीमर्स है, उसका लेक्चर 1 है। तो हम देखेंगे कि लेक्चर 1 में क्या है। सो आज हमारा जो केमिस्ट्री है उसका लास्ट सब्जेक्ट है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि लेक्चर 1 में क्या है। पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन जो कि फर्स्ट चीज़ होती है। इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि क्या होता है पॉलीमर, क्या होते हैं उसके वो, एंड देन देखेंगे हम टाइप्स क्या होते हैं पॉलीमर्स के। फिर देखेंगे हम कैसे पॉलीमर्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। अगर हम देखें इंट्रोडक्शन से, तो इंट्रोडक्शन हमें बताता है कि पॉलीमर्स ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक दूसरे से लिंक होके बने हुए हैं या एक दूसरे से लिंक होके बिल्डअप हुए हैं, जो कि एक लार्ज नंबर बनाता है छोटे मॉलिक्यूल्स का। मतलब कि जो भी पॉलीमर्स एक ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। देखो, माइक्रो और मैक्रो में फ़र्क होता है। तो पॉलीमर्स ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल हैं जो कि आपस में मिलके बने हुए हैं, एंड वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स मतलब स्मॉल मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन के एक लार्ज नंबर बनाते हैं, जिनको हम मोनोमर्स बोलते हैं। देन अगर हम इसका एग्जांपल देखें, तो पॉलीथीन पॉलीथीन जो है वो पॉलीमर है, और वो आपस में लिंक होके बना है एक लार्ज नंबर, जो कि इथेन है, C2H4 मॉलिक्यूल। मतलब कि C2H4 मॉलिक्यूल जो कि इथेन है, उससे मिलके बना है, प्लस पॉलीमर। इन दोनों के मिक्सचर से बनता है पॉलीथीन, पॉलीइथीन। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर देखना हो तो आप देख सकते हैं कि कैसे बनता है। वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया नेक्स्ट स्टेप उसका। सो जो नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट होती है एन, मतलब कि जहाँ आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे एक एन होगी, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट एक चेन में जो कि फॉर्म होती है पॉलीमर में। उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। मतलब कि कोई भी नंबर ऑफ जो कि यूनिट की है, वो बार बार रिपीट हो रही है किसी चेन में और फॉर्म हो रही है एक पॉलीमर में, तो उसको हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। तो पहला टाइप्स है एडिशन और चेन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन और चेन पॉलीमराइजेशन क्या बताता है कि एक ऐसी रिएक्शन जो कि एक प्रोडक्ट यील्ड करे और एक एग्जैक्ट मल्टीपल निकाल के दे उसके ओरिजिनल मोनोमर मॉलिक्यूल्स का। तो ऐसा तो जो एडिशन पॉलीमराइजेशन की जो रिएक्शन होती है, वो ये ज़रूर देखती है कि जो एप्लीकेशन होता है हीट का, प्रेशर का या कैटलिस्ट का, वो ब्रेक डाउन कर रहा हो किसको? डबल कोवैलेंट बॉन्ड्स को मोनोमर्स में। ठीक है? आप समझ गए होंगे। देन हम देखते हैं, अगर हम इसकी रिएक्शन देखें, तो इसकी कुछ ऐसी रिएक्शन होती है, आपकी स्क्रीन में आ गया होगा। आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज़ करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। हम अगला आता है कंडेंसेशन और स्टेप पॉलीमराइज़ेशन। मैं इसका इमेज भी दिखा देता हूँ। यस, साथ ही साथ देखते जाएँगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। रिएक्शन मतलब कि एक ऐसी रिएक्शन होती है जो कि सिंपल पोलर ग्रुप के बीच में होती है, जो कि मोनोमर्स कंटेन करते हैं। किसके साथ? फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स के साथ और एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्स छोटे मॉलिक्यूल। मतलब कि एक ऐसी रिएक्शन है जो कि सिंपल पोलर ग्रुप में होती है, जो कि मोनोमर्स कंटेन करती है पॉलीमर और एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल के साथ, जैसे कि H2O, HCl और एटसेट्रा। अगर हम एग्जांपल में देखें, तो हेक्सामिथाइलिन, डायमाइन और एडिपिक एसिड कंडेंस्ड, मतलब कि हेक्सामिथाइलिन, डायमीन और एडिपिक एसिड कंडेंस होते हैं ताकि वो पॉलीमर नायलॉन 6:6 फॉर्म कर पाएँ, जैसे कि डायग्राम में दिया गया है। वीडियो पॉज़ कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन की तरफ। तो हम पॉलीमर्स को क्लासिफाई कैसे करेंगे? तो पॉलीमर्स जो कि हमको पता है, हम नंबर ऑफ वेज़ में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला है नेचुरल पॉलीमर, मतलब हम पहले उसकी जो सोर्स है उसके बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। तो पहला है नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर में हम देखते हैं, जो नेचुरल पॉलीमर्स हैं वो हमें ऑब्वियसली जो उसका नाम है नेचर में पाए जाते हैं। नेचर में जैसे कि एनिमल्स में या प्लांट्स में, जैसे कि स्टार्च और अल्फा डी ग्लूकोज, सेल्यूलोज पॉलीमर का, बीटा डी ग्लूकोज एटसेट्रा।
फिर हम देखते हैं प्रोटीन्स, तो पॉलीपेप्टाइड्स और पॉलीअमाइड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये होता है इसके एग्जांपल्स। अगर आपको स्ट्रक्चर्स देखने हैं तो नीचे आपको प्रोवाइडेड है स्ट्रक्चर्स, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरल रबर्स। तो नेचुरल रबर्स क्या होती है? ऐसी पॉलीमर जो कि सिस आइसोप्रीन प्रेन से बनी हुई हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमारा आता है सिंथेटिक पॉलीमर। तो सिंथेटिक पॉलीमर ऐसा पॉलीथीन होती है, पॉलीथाइलीन होती है, मतलब कि सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं पॉलीथाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको पीवीसी भी बोलते हैं, नायलॉन, बैकलाइट और एटसेट्रा। आप नीचे उसकी रिएक्शन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम उसको क्लासिफाई करें उसके स्ट्रक्चर के बेस में, तो कैसे क्लासिफाई होगा? तो उसको एक लीनियर पॉलीमर होते हैं, ऐसे पॉलीमर जो कि अपने मोनोमर यूनिट में आपस में जॉइन हो जाते हैं एक स्ट्रेट चेन में। जैसे कि एग्जांपल में अगर देखें तो एचडीपी, नायलॉन, पॉलिएस्टर एटसेट्रा। फिर हम देखते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर। तो ब्रांच चेन पॉलीमर में हमारे मेनली आते हैं लीनियर, जो लीनियर होते हैं नेचर में, बट जो अपनी ब्रांचेस भी प्रोसेस करें अपने मेन चेन में। जैसे कि हम एग्जांपल बताएं, लो डेंसिटी पॉलीथीन, एलडीपी और ग्लाइकोजन एंड अमाइलो पेक्टाइन एटसेट्रा। तो हमारा आता है थ्री डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर। तो ऐसे पॉलीमर्स जो मोनोमर मॉलिक्यूल कंटेन तो करते हैं बट कनेक्ट भी करते हैं आपस में थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए कंटेन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और बहुत बड़े होते हैं मॉलिक्यूल, मतलब कि वो मॉलिक्यूल बहुत बड़े होते हैं हर मूवमेंट में, अलग अलग ही, अ, जो कि अलग अलग होते हैं मोनोमर यूनिट में, और प्रिवेंट होते हैं एक स्ट्रॉन्ग क्रॉस लिंक्ड मोनोमर्स के जरिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखें तो हमारा आता है बैकलाइट, यूरिया फॉर्म, एल्डिहाइड। सो नेक्स्ट हमारा आता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखें तो पहला हमारा आता है लीनियर। अगर आप इन शॉर्ट में समझें तो हमारा पहले आता है लीनियर। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि लीनियर कैसा है, एक सेकेंडरी और बॉन्डिंग है। फिर हमारा आता है ब्रांच्ड, जिसमें हम देखते हैं कि अलग अलग ब्रांच निकल रही होती हैं। फिर आता है क्रॉस लिंक्ड, जो आपस में क्रॉस करके निकलते हैं। एंड देन जो हमने देखा कि नेटवर्क होता है एक, जो आपस में लिंक्ड होके, क्रॉस लिंक्ड होके बनता है नेटवर्क। सो ये था। देन आप देखेंगे हम कि ऐसी क्लासिफिकेशन जो कि मेथड ऑफ सिंथेसिस के ज़रिए होती है। तो पहला आता है एडिशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर वैसे बनता है जब पॉलीमराइज़ेशन का एडिशन होता है या उसकी मेथड अप्लाई होती है, जो कि अपने एडिशन को रिपीट करता है मोनोमर्स के ज़रिए और एक लॉन्ग चेन फॉर्म करता है। एग्ज़ाम्पल में देखें तो पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन एंड पॉलीस्टाइरीन। नेक्स्ट हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर। तो कंडेंसेशन पॉलीमर ऐसा पॉलीमर होता है जो कि सीरीज या कंडेंसेशन रिएक्शन को फॉर्म करता है, और जनरली ये दो मोनोमर्स के बीच में होता है। अगर एग्जांपल देखें तो हमारा आता है नायलॉन, बैकलाइट, जो कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज पॉलीमर्स की एंड यूजेस क्या है पॉलीमर्स के। तो डिसएडवांटेज भी देखेंगे पॉलीमर्स का। सो फटाक से शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज देखते हैं पॉलीमर की। सबसे पहले तो आती है फिजिकल प्रॉपर्टी। पहला आता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज में डेंसिटी। तो जो डेंसिटी होती है वो वेरी करती है पॉलीमर के टाइप्स में। सेकंड आता है ट्रांसपेरेंसी। तो जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो ट्रांसपेरेंट हो सकती है, पीएमएमए, या ओपैक हो सकती है जैसे कि पॉलीथीन। सॉल्युबिलिटी अगर देखें तो जो कि मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर उनकी स्ट्रेंथ देखें तो वो जनरली वीक होते हैं मेटल्स के मुकाबले और सेरामिक्स के मुकाबले। इलास्टिसिटी देखें तो जैसे कि रबर होते हैं, वो एक हाईली स्ट्रेचेबल मटेरियल होते हैं।
टफनेस की अगर बात करें तो हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंस वो कंटेन करते हैं कुछ पॉलीमर्स जैसे कि पॉलीकार्बोनेट। हार्डनेस देखें तो जो इसकी रेंज होती है सॉफ्ट की, वो सिलिकॉन से ब्रिटल जाती है, कहाँ तक? सॉफ्ट से ब्रिटल जाती है, जैसे कि सिलिकॉन टू पॉलीस्टायरीन। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहला आता है केमिकल रेजिस्टेंस। तो कुछ पॉलीमर्स जैसे कि पीटीएफई वो हमें मतलब उन्हें रेजिस्ट करते हैं एसिड्स और सॉल्वेंट से। वाटर रेजिस्टेंस में अगर देखें तो यूवी एक्सपोजर जो होता है वो डिग्रेड कर देता है कुछ-कुछ पॉलीमर्स को। फ्लेमेबिलिटी की देखें तो कुछ आसानी से बर्न हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि फ्लेम रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब कि उनमें आग नहीं लगती है। बायोडिग्रेडेबिलिटी की देखें तो कुछ पीएलए ऐसे होते हैं जो कि डिग्रेड हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, ये पर्टिकुलर टाइम के बाद, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपनी ओरिजिनल स्टेट पे परसिस्ट रहते हैं, मतलब कि वैसे की वैसे बहुत टाइम तक रहते हैं। अगर हम रिसाइक्लेबिलिटी की बात करें तो जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो रिसाइकल हो सकते हैं, बट जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं वो जनरली रिसाइकल नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो यूजेस ऑफ पॉलीमर्स क्या होते हैं। तो पहला आता है, अगर हम देखें डेली लाइफ में क्या यूज़ है, तो हम उसको प्लास्टिक बैग्स, क्लोथ्स, रबर बैंड्स एटसेट्रा में यूज़ करते हैं। अगर हम क्लोथ्स में देखें तो वो हम पॉलिस्टर और नायलॉन को यूज़ करते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारा आता है होम्स और बिल्डिंग्स में हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं कि हम पीवीसी पाइप्स लगाते हैं जब हम होम या बिल्डिंग्स बनाते हैं, एंड फर्नीचर में भी कई बार यूज़ करते हैं, और जो हम पेंट्स यूज़ करते हैं उसमें भी पॉलीमर का यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ केयर। तो सर्जिकल ग्लव्स, जो सर्जिकल जब हम जो जो डॉक्टर सर्जरी करते हैं, तो जो वो ग्लव्स वियर कर रहे होते हैं, वो भी पॉलीमर से मिलके बना है। जो सिरिंजेस होती हैं, इंजेक्शन जिसको बोलते हैं, वो भी, और आर्टिफिशियल जॉइंट्स भी, जिससे कि किसी का जॉइंट खराब हो जाता है तो हम उसको एक आर्टिफिशियल जॉइंट लगवाते हैं, ताकि ये जो मूवमेंट है या डेली का काम है उसका रुके नहीं, उसको भी हम पॉलीमर से बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन में देखें तो कार के पार्ट्स में बनता है, एयरक्राफ्ट के मटेरियल्स में बनता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो ऐसे इंसुलेटेड वायर्स फ़ोन या लैपटॉप बॉडीज़ में भी काम आता है। एग्रीकल्चर में देखें तो जो ग्रीन हाउस बनता है उसके कवर्स में लगता है, और जो ड्रिप इरिगेशन की पाइप्स होती है उसमें भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा कि जो डिसएडवांटेजेस होते हैं पॉलीमर के वो क्या होते हैं। तो वो जो डिसएडवांटेज होता है वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि बहुत से ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लंबा समय लेते हैं डिकम्पोज़ होने में, जो कि एनवायरनमेंट को हार्म पहुँचाता है और एक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट करता है। हुँ। दूसरा है डिफ़िकल्ट टू रिसाइकिल, मतलब रिसाइकिल करने में बहुत परेशानी होती है। तो कुछ पॉलीमर्स ऐसे होते हैं ख़ास करके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, जो कि आसानी से रिसाइकिल नहीं होते। थर्ड है हमारा वीक कंपेयर टू मेटल्स, मतलब कि क मेटल्स के कंपैरिज़न में वो वीक होते हैं। तो ऐसे पॉलीमर्स जो कि जनरली कम मज़बूत होते हैं और ड्यूरेबल कम होते हैं मेटल्स और सिरेमिक्स के मुकाबले। फोर्थ है हमारा हीट सेंसिटिविटी। तो बहुत सारे पॉलीमर्स मेल्ट हो जाते हैं या डिफ़ॉर्म हो जाते हैं एक हाई टेम्परेचर पे। तो केमिकल रिएक्टिविटी में देखें तो कुछ पॉलीमर्स डिग्रेड हो जाते हैं जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड उनके कांटेक्ट में आता है, या बेस कांटेक्ट में आता है, या वो यूवी रेज़ के कांटेक्ट में आते हैं। माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन। तो छोटे-छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल्स हार्म करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को और हमारे मरीन लाइफ को। मरीन लाइफ बोलो तो एक्वाटिक लाइफ, जो कि पानी वाले जीव-जंतु होते हैं। फ्लेमेबिलिटी की बात करें तो कुछ पॉलीमर्स बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं और उसमें से रिएक्टिव फ्यूम्स निकलते हैं, मतलब कि उसमें से बहुत खतरनाक ज्वलनशील धुएँ निकलता है। कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक क्या होती है, जिसको हम रेसिन भी बोल सकते हैं, एंड डिफरेंस क्या होता है थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में। तो चलिए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन से कि प्लास्टिक की क्लासिफिकेशन होती क्या है। एंड सबसे पहले आता है थर्मोप्लास्टिक रेसिन, मतलब कि अ,
ये मतलब ऐसे रेज़िन्स होते हैं जो कि सॉफ्टेंड मतलब मुलायम हो जाते हैं जब हम उसे हीट करते हैं या गर्म हो जाते हैं जब हम उन्हें ठंडा करते हैं। ये मतलब ये एडिशन ऑफ पॉलीमराइज़ेशन जो प्रोसेस होती है, उसकी वजह से फ़ॉर्म होते हैं और उनका जो स्ट्रक्चर होता है, वो एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। सेकेंडली हम आते हैं कि थर्मोसेटिंग रेज़िन्स क्या होते हैं। तो थर्मोसेटिंग रेज़िन्स में हम देखते हैं कि ये ऐसे रेज़िन्स होते हैं जो कि मोल्डिंग प्रोसेस में हार्ड होते हैं और अगर ये एक बार सॉलिडिफ़ाई हो गए तो वो दोबारा मुलायम नहीं होते हैं, जिसको हम सॉफ्टेंड बोल रहे हैं। अगर इनको 3D स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई करना है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले डिफरेंस अगर देखें, तो जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, वो एडिशन और पॉलीमराइज़ेशन से बनते हैं, जबकि जो थर्मोसेटिंग होते हैं, वो कंडेंसेशन पॉलीमराइज़ेशन से बनते हैं। सेकेंडली अगर थर्मोप्लास्टिक में देखें, तो ये मतलब एक लॉन्ग चेन लीनियर पॉलीमर जो इनका स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करते हैं और एक नेग्लिजिबल क्रॉस लिंक होता है। जबकि थर्मोसेटिंग में एक 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। थर्मोप्लास्टिक हीटिंग के ज़रिए सॉफ्ट होता है, जबकि थर्मोसेटिंग हीटिंग के ज़रिए सॉफ्ट नहीं होता है। थर्मोप्लास्टिक जो होता है, वो सॉफ्ट होता है और रीशेप हो सकता है अपने वापस से ओरिजिनल शेप में। बट जो थर्मोसेटिंग होता है, वो अपने वापस से ओरिजिनल शेप में रीशेप नहीं हो पाता है। जबकि थर्मोप्लास्टिक जो होता है, वो सॉफ्ट होता है, वीक होता है और ब्रिटल जो उसमें ब्रिटलनेस होती है, वो कम होती है। जबकि थर्मोसेटिंग जो होता है, वो हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और एज़ कम्पेयर टू थर्मोप्लास्टिक ज़्यादा ब्रिटल होता है। सो नेक्स्ट हम देखें तो हमारा आता है जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो ऐसा क्लेम करते हैं कि वो वेस्ट से बने हैं जबकि थर्मोसेटिंग में ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं होता कि वो वेस्ट से बने। लास्ट हमारा आता है कि ये जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जबकि जो थर्मोसेटिंग होती है जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो गए वो इनसॉल्युबल होते हैं लगभग सारे ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। देखते हैं आज हम पढ़ेंगे पीवीसी के बारे में एंड सिलिकॉन्स पढ़ेंगे, देन लास्ट हम रबर देखने वाले हैं। शुरू करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको हम पीवीसी भी के नाम से जानते हैं, कई बार हमने सुना भी है। आज पढ़ेंगे हम इनके बारे में। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब मैं बेसिकली आपको जो डेफिनेशन है उसको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ एंड अगर आप डेफिनेशन में गो थ्रू करेंगे तो आपके सामने खुद डेफिनेशन आती है। अगर मैं लाइन बाय लाइन आपको डेफिनेशन समझाता रहूँगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं आपको हिंदी में उसको ईज़िली एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप जो डेफिनेशंस हैं वो वीडियो से कवर कर लें एंड जो समझना है वो सुन के हो जाएगा। शुरू करते हैं। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो ऑब्टेन होता है, वो एक हीटिंग के ज़रिए होता है। जब हम जो वाटर की इमल्शन है, वो विनाइल क्लोराइड के प्रेज़ेंस में करते हैं। मतलब जो बेसिकली जो वाटर का इमल्शन है विनाइल क्लोराइड का, उसको बेंज़ील पेरोक्साइड के स्मॉल अमाउंट के प्रेज़ेंस में करते हैं, ताकि और ऐसे एनवायरनमेंट में करते हैं, जहाँ की जो ऑटोक्लेव है, वो अपने प्रेशर में रहे। मतलब कि ओवर प्रेशर ना हो, उसका जो प्रेशर है, अंडर कंट्रोल रहे। देन हम देखते हैं अगर इसका जो स्ट्रक्चर होता है, वो आपकी स्क्रीन में पॉप अप हुआ है। आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखें, तो हमारा आता है प्रॉपर्टीज़ मतलब पीवीसी किन-किन प्रॉपर्टीज़ से मिलके बनी है। तो अगर आप देख सकते हैं कि पीवीसी के जो प्लास्टिक्स होते हैं, वो हम ऐसे दिखते हैं। मतलब हम मार्केट में अगर देखें, तो इस तरीके के हमको दिखाई में देते हैं। प्रॉपर्टीज़ में अगर ध्यान दिया जाए, तो पीवीसी जो होता है वो कलरलेस होता है, नॉन फ्लेमेबल होता है और केमिकली इनर्ट पाउडर होता है। मतलब कि जो पीवीसी होता है उसका बेसिकली कोई कलर नहीं होता, हम एडिशनली उसमें कलर कोई सा भी डाल सकते हैं। और जो पीवीसी होता है उसमें आग नहीं लगती जल्दी और वो जो केमिकली इनर्ट पाउडर का मतलब है कि मतलब जो पाउडर जिससे वो मिलके बना है उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल इनर्ट्स हैं। दूसरा, ये जो होता है वो लाइट रेजिस्टेंट होता है, मतलब कि इस पे लाइट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रहती है, उसका भी फ़र्क नहीं पड़ता। देन जो इनऑर्गेनिक एसिड्स और एल्कलीज़ होती हैं, वो भी रेज़िस्ट करता है। ये हम देखते हैं तो सिंथेटिक जो सिंथेटिक प्लास्टिक होती है, उस पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सिलिकॉन्स की तरफ। तो हमारा आता है कि जो सिलिकॉन्स रेजिन्स होते हैं, वो एक अल्टरनेट सिलिकॉन ऑक्सीजन स्ट्रक्चर अपने स्ट्रक्चर में कंटेन करते हैं, जो कि एक ऑर्गेनिक रेडिकल्स या जो सिलिकॉन एटम होता है, वो ऑर्गेनिक रेडिकल्स अटैच करके बना होता है। सो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स कॉपी में नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रॉपर्टीज़ अगर देखें सिलिकॉन की, तो आ जाती है, जो प्रॉपर्टीज़ होती है सिलिकॉन की, वो जो वेरियस एल्कली सिलिकॉन होते हैं, उसके प्रोपोर्शन में डिपेंड करती है। एंड जो एल्कली सिलिकॉन हैलाइड्स होते हैं, वो यूज़ होते हैं जब सिलिकॉन एक प्रिपरेशन से सिलिकॉन की जो कि लिक्विड विस्कोसिटी सेमी सॉलिड रबर में काम आती है, जैसे कि सॉलिड। अगर हम देखें, तो ये एक हाई टेम्परेचर में एक आउटस्टैंडिंग स्टेबिलिटी एग्ज़िबिट करता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी वो अपना जो ओरिजिनल शेप रहता है, वो नहीं छोड़ता और वो स्टेबल रहता है। जो सिलिकॉन रहता है, वो अच्छा वाटर रेज़िस्ट करता है, बट जो जब हम देखते हैं कि केमिकल रेज़िस्ट करने के बारे में, वो थोड़ा लोअर हो जाता है। जो सिलिकॉन होता है, वो नेचर के लिए टॉक्सिक नहीं होता है, मतलब कि वो नुकसानदायक उतना नहीं होता है। नेक्स्ट आता है यूजेस, मतलब सिलिकॉन के क्या यूज़ हैं। तो जो सिलिकॉन होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट्स में काम आता है। मतलब कि जब हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट को स्टोर या इसको कहीं यूज़ में डालना है, तो हम सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। एंटी फोमिंग एजेंट्स है उसमें, मतलब कि जो सिलिकॉन में फ़ोम प्रोड्यूस नहीं होता है, झाग नहीं बनता है, जिसकी वजह से हाई लुब्रिकेंट्स अच्छे से स्टोर होते हैं। सिलिकॉन्स में क्या होता है कि फिर जो फिनिशेस होती हैं, वो लेदर और टेक्सटाइल्स की होती हैं। मतलब कि जब लेदर और टेक्सटाइल की फिनिशेस देते हैं, तो हम सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। मीडिया का जो हाईली ट्रांसफ़र होता है, जो मतलब हीट ट्रांसफ़र होता है मीडिया का, वो भी सिलिकॉन के द्वारा होता है। अ, हाइड्रोलिक फ्लूइड्स और क्लैंपिंग में भी इसका यूज़ होता है। जब हम देख रहे हैं कि कॉस्मेटिक और पॉलिशेज़ में, तो कॉस्मेटिक जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं या पॉलिशेज़ जो भी होती हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि सिलिकॉन का यूज़ होता है। अ, एस्टोमर्स जिसको हम रबर्स भी बोलते हैं, तो जो रबर्स होते हैं वो हाईली पॉलीमर होते हैं, जो कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ एक्सेस करते हैं, मतलब कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ अपनी शो करते हैं, जो कि 300% तक होती है। स्ट्रक्चर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स कॉपी में नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे नेचुरल रबर की तरफ। तो नेचुरल रबर क्या होता है? नेचुरल रबर जो होता है, वो एक बेसिक मटेरियल लेटेक्स अपने अंदर कंटेन करता है, जो कि जो आइसोप्रोपेन है, उसका जो डिस्पर्शन है, उस पे हेल्प करता है। जो आइसोप्रोपेन का डिस्पर्शन है, वो एक ऐसी ट्रीटमेंट के द्वारा होता है या तब होता है, जब ऐसे आइसोप्रोपाइल मॉलिक्यूल पॉलीमर्स में फॉर्म होते हैं एक लॉन्ग कॉइल चेन में, मतलब कि जो आइसोप्रोपाइल मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो उनके पॉलीमर्स होते हैं, वो एक लॉन्ग कॉइल चेन बनाते हैं, किसकी? सिस पॉली आइसोप्रोपीन की। ध्यान से सुनिएगा, वो लॉन्ग कॉइल चेन बनाते हैं सिस पॉली आइसोप्रोपीन की। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, मैंने प्रोवाइड कर दिया है इमेज। आप इस स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो जो नेचुरल रबर होता है, वो बेसिकली हम देखें तो सैप्स में बनता है, जो कि वाइड रेंज है प्लांट्स की। एंड जो जैसे ऐसे प्लांट्स जो जैसे कि अगर हम बेसिकली प्लांट्स के नेम समझाएँ, तो हेविया ब्रासिलिएन्स और गैलिया गैल जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में दिखता है, जैसे कि ट्रॉपिकल या सेमी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में भी देखने को मिलता है, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडिया, साउथ अमेरिका एंड एटसेट्रा। आगे देखें, तो जो रबर होता है, वो जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में, जो रबर होता है, वो लेटेक्स से मिलके बना होता है। तो लेटेक्स लेटेक्स बहुत ज़्यादा बार आ रहा है, तो बेसिकली देखते हैं कि लेटेक्स होता क्या है। लेटेक्स ऐसा कुछ ख़ास नहीं होता, बट बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है रबर्स में। जब वो एक मिल्की लिक्विड होता है, मतलब कि एक मिल्क जैसा आप अगर इमेज में देख पा रहे होंगे, तो एक मिल्क सा लिक्विड बह रहा है,
जो कि रबर को रबर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। और ये जो होता है वो एक मेक इन इन्सिजन्स मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रिसिज़न लगती है रबर को निकालने के लिए जो भी पेड़ होते हैं। और वो हमेशा जो पेड़ के बार्क होता है, वहाँ से रबर निकलता है। जब हम एक सैप अलाउ करते हैं, मतलब सैप एक कट करते हैं, तो वहाँ से फ्लो होता है और ये छोटे-छोटे वेसल्स में भर जाता है। तो जो लेटेक्स होता है, वो एम्प्टीड होता है और बकेट्स में जाके भर जाता है। देन उसको हम फैक्ट्रीज़ भेजते हैं, उसकी अलग-अलग ट्रीटमेंट्स के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। आई होप आपको पूरी पॉलीमर सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी एंड आज से हमारा इंजीनियरिंग जो केमिस्ट्री है, वो ख़त्म होती है। अगर आपको कोई भी टॉपिक रह गया हो, कोई भी सब्जेक्ट रह गया हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम उसकी वीडियो जल्द से जल्द लाएँगे। एंड अगर आपके और भी कोई डाउट्स रहते हैं, तो वो भी बताइए। मैंने सारी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। देन अगर हमको नोट्स चाहिए, तो नोट्स भी नीचे प्रोवाइड कर दिए हैं गूगल ड्राइव में। वहाँ पे सारे जितने भी वीडियोज़ हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के, सबके नोट्स प्रोवाइडेड हैं। आप वहाँ से कंसीडर कर सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड लक।